नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस खास प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे हेट स्पीच के बारे में, हमारे समाज में होने वाले प्रभावों के बारे में। तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये पिछले साल की एक तस्वीर है जो खूब वायरल हुई थी। इसमें एक युवक हाथ में बंदूक लिए हवाई फायरिंग कर रहा है। आगे प्रदर्शनकारी हैं जो CAA NRC को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पीछे पुलिस मुख दर्शन बने देख रही है। अभी खबर इस युवक से संबंधित ही मामला 4 जुलाई का है, जब पतौदी के रामलीला मैदान में एक महापंचायत ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें जमकर भड़काऊ भाषण दिए गए। इसमें लव जिहाद, जनसंख्या कानून और धर्मांतरण को लेकर बहुत सारे भड़काऊ भाषण दिए गए, जिसमें ये युवक भी शामिल था। इस युवक का नाम गोपाल शर्मा है। ये उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसने भी वहाँ पर जमकर भड़काऊ भाषण दिए। स्थानीय लोगों की शिकायत पर 12 जुलाई को इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसी सोमवार को इसे जमानत दी गई है। दोस्तों, हम देखते हैं किस तरह से हमारे देश में कोई भी व्यक्ति भड़काऊ भाषण देकर आराम से निकल जाता है, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो इस भड़काऊ भाषण की वजह से समाज में होने वाले जो प्रभाव हैं उसको लेकर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। पर सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये हेट स्पीच या भड़काऊ भाषण है क्या। सीधा सीधा इसे डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पर किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के आधार पर समाज में नफरत फैलाना या हिंसा फैलाना, घृणा फैलाने वाले वक्तव्यों को ही हम हेट स्पीच के दायरे में रख सकते हैं। इस तरह के हेट स्पीच जो होते हैं वो समाज में एक दरार पैदा करने का काम करता है। ऐसे हेट स्पीचेस में झूठ और बातों को बढ़ा चढ़ाकर खूब बोला जाता है, जिससे कि समाज में एक दूसरे समुदाय के लिए जब एक घृणा और नफरत का माहौल बन जाता है। और इस तरह के स्पीचेस आप देखेंगे कि आपको हर जगह मौजूद मिलेगा। आप टेलीविज़न में देख सकते हैं, आप समाचार पत्रों में देख सकते हैं, चौक चौराहे में देख सकते हैं, नेताओं के भाषण में देख सकते हैं, और अब तो इस तरह की बातें आप अपने डाइनिंग टेबल पे भी देख सकते हैं। पर सवाल ये है कि हेट स्पीच दिए क्यों जाते हैं, इसे किसे लाभ मिलता है। आज की तारीख में जो हेट स्पीचेस हैं, इसका मुख्य काम होता है समाज में ध्रुवीकरण करने का, मतलब एक समाज को बांटने का। वो धर्म के आधार पे हो सकता है, वो जाति के आधार पे हो सकता है, पर आज भारतीय संदर्भ में देखें तो इस संप्रदाय के आधार पे ज़्यादा है। बात है कि इस ध्रुवीकरण की ज़रूरत क्या है। तो इस ध्रुवीकरण के माध्यम से ही जो सरकार इस ध्रुवीकरण करने का मेन मकसद होता है कि समाज सत्ता हासिल करना, और दूसरा मकसद होता है अपनी विफलताओं को छुपाना। सत्ता हासिल करने के लिए समाज को बांटा जाता है, वहाँ पे भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ में खड़ा किया जाता है, उनके प्रति दूसरे समुदाय को लेकर घृणा पैदा किया जाता है। इस चीज़ का एग्जाम्पल हमने दिल्ली चुनाव में भी देखा था और वेस्ट बंगाल के चुनाव में भी हमने जम कर देखा किस तरह से हमारे राजनेताओं ने हेट स्पीचेस दिए। और ये बात सिर्फ ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमारे देश की बात है। हिटलर ने भी सत्ता कुछ इसी तरह से हासिल किया था, जहां उसने एक समुदाय के खिलाफ में लोगों के बीच में नफरत फैलाया था। अब है अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए किस तरह से सरकार इस तरह के भड़काऊ भाषण और इस तरह के जो एक समुदाय के खिलाफ में जो नफरत भरी बातें हैं उसको फैलाती है। लास्ट ईयर कोरोना की विफलता को छुपाने के लिए सरकार ने इसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया और पूरा ठिकरा मरकज पे फोड़ने की कोशिश की गई, और जिसके पीछे मीडिया भी लग गई। सरकार और मीडिया के द्वारा जनता को यह एहसास कराया गया कि इस कोरोना महामारी जो हमारे देश में फैला है, इसके पीछे मरकज ही जिम्मेदार है, और हमने इसका परिणाम समाज में इसका असर भी देखा था। अब सवाल उठता है कि ऐसे हेट स्पीच से हमारे समाज पे क्या असर होता है। इसी हेट स्पीच की वजह से हमारे देश की तमाम समस्याएं, चाहे वो कश्मीर का इशू हो या बहुत सारे जो हमारे देश में दंगे हुए, उसके तह में जाए तो हमें कहीं ना कहीं यही भड़काऊ भाषण नजर आएगा। यानी देश में होने वाले तमाम छोटे बड़े दंगों की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो हमें ये हेट स्पीचेस ही नज़र आएंगे। ये हमारे देश के बंटवारे में भी इसी भड़काऊ भाषण का हाथ है। समय के साथ में दोनों समुदाय ने एक दूसरे के खिलाफ में जमकर भड़काऊ भाषण दिए। इससे दोनों समुदायों के अंदर एक घृणा और नफरत की भावना फैली और वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल रहने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से हमने हजारों जानें खोई और हमारे देश का विभाजन हो गया, जिसका दंश हम आज भी कश्मीर समस्या के रूप में झेल रहे हैं।
राष्ट्रपिता गांधी की हत्या कोई एक दिन में आवेश में आकर की गई घटना नहीं थी। यह वर्षों से चली आ रही ये वर्षों से चली आ रही संगठित ये वर्षों के संगठित दुष्प्रयास का परिणाम था, जो ऐसे ही जहरीली भाषणों की देन थी जिसे पटेल ने भी माना। ऐसे भड़काऊ भाषण हमारे समाज में दरार पैदा करती हैं। हमारे राष्ट्र एकता के लिए ये बहुत ही खतरनाक है। सरकार ऐसे ही जहरीले भड़काऊ भाषणों का उपयोग किसी पत्रकार, युवा और किसी भी जो प्रोटेस्ट होते हैं उसको दबाने के लिए करती है। जमकर उसके खिलाफ में दुष्प्रचार किया जाता है। दाभोलकर से लेकर गौरी लंकेश की हत्या तक का कारण इसी तरह के भयंकर और जहरीले भाषण ही हैं। आज जो महिलाओं की थोड़ा ईमानदारी से और एक थोड़ा और विस्तृत में जाऊं, थोड़े से और डीप में जाऊं, तो आप एक ईमानदारी से एक तार्किक मानव के रूप में अगर आप दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाकर देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उसमें महिलाओं और किसी वर्ग विशेष या अपने से किसी और वर्ग के बारे में किस तरह से जहरीली और नफ़रत और हिंसा भरी बातें, घृणा से भरी बातें लिखी गई है, उसका ही नतीजा है कि आज समाज में महिलाओं और दलितों की ये हालत है। इस तरह के जो हेट स्पीचेस हैं, इस तरह के जो जहरीले बातें हैं, उससे हमारा धर्म ग्रंथ भी अछूता नहीं है। आगे मैं बताऊंगी कि अगर ये इतना भयंकर है, यह हमारे समाज के लिए इतना खतरनाक है, तो हमारी सरकार और प्रशासन इसको रोकने के लिए क्या कर रही है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे प्रशासन की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी नहीं रही है। ऐसे भाषणों की वजह से जो बाद में जो दंगे होते हैं, उसके बाद में जो कार्रवाई होनी चाहिए वो बिल्कुल ही नदारत है। आप बहुत बार पाएंगे कि पुलिस सामने खड़े रहती है और ये हेट स्पीच देने वाले आराम से देते हैं, जिस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। उल्टा आप ये पाएंगे कि जो हेट स्पीचेस देने वाले हैं, जो नफ़रत फैलाने वाले हैं, वो तो सुरक्षित हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इसके उलट वो लोग जो इसके शिकार होते हैं उस पर ही कार्रवाई की जाती है। उसे कितने साल उस पर बहुत सारे धाराएँ लगाई जाती हैं। दिल्ली चुनाव के वक्त में अपने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को भड़काऊ भाषण देते हुए साफ साफ सुना होगा। इस पर कार्रवाई तो दूर, इसे संरक्षण दिया जाता है और इनाम स्वरूप इसे पद दिए जाते हैं। देश की ही राजधानी में पीड़ितों को फंसाया गया, विश्वविद्यालयों को टारगेट किया गया। सत्ता में बैठे लोगों ने बग्घा, प्रज्ञा ठाकुर, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा को ना सिर्फ बचाया बल्कि इनाम भी दिया। इसी का परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो शीर्षस्थ मीडिया संस्थान है उसने भारत के शीर्ष पदों पर बैठे व्यक्ति के बारे में डिवाइडर इन चीफ लिखा अपने कवर पेज पर। इसे आप एक नागरिक या उससे भी बढ़कर एक मानव, एक इंसान के रूप में इन चीज़ों को डीमोटिवेट करने के लिए हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। पहली बात यह है कि किसी भी स्तर पर हम इस तरह के भड़काऊ भाषण या इसको बढ़ावा देने में सम्मिलित ना हो। उसमें हेट स्पीच के खिलाफ में हमें संगठित होना होगा। इन हेट स्पीचों को लव स्पीच में बदल आप देखेंगे कि नफरती बातों को फैलाने में बड़े से लेकर छोटे भैया तक शामिल होते हैं। उसी तरह से हमें प्यार, मोहब्बत और शांति, प्रेम, एकता फैलाने के लिए भी हमें उसी स्तर से उतनी ही मेहनत करनी होगी। हमें भी बड़े से लेकर छोटे छोटे लोगों को जोड़ना होगा और हमें इसको फैलाना होगा। इसमें भी और अंत में हम देखेंगे कि प्रेम की जीत और घृणा की हार होगी। आप लोग उम्मीद करती हूँ कि आप हेट स्पीचेस का हिस्सा ना बनकर लव स्पीचेस का हिस्सा बनेंगे और देश में, समाज में एकता और प्रेम को फैलाएंगे। नमस्कार।